कल हमने विटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत पद्धति के बारे में जाना था कि ये 5 जगत पद्धति क्या है और इसमें कौन कौन से जगत सम्मिलित किए गए हैं। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ये क्रमशः मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, कुल 5 जगतों में विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को बांटा है। अब उन्हीं जगतों को 1 बाय 1 हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो जगत है वह है मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा। जैसा कि मैंने कल बताया था, एकमात्र जगत जो प्रोकैरियोटिक है वह मोनेरा है। बाकी के सारे जगत यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का क्या तात्पर्य है ये मैंने बताया था। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जिनका केंद्रक अल्प विकसित या अविकसित या प्रिमिटिव प्रारंभिक प्रकार का होता है वह प्रोकैरियोटिक केंद्रक कहलाता है। ये कोशिकाओं को बांटने का एक तरीका है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये आपने पहली क्लासेस में भी डिस्कस सुन रखा होगा। तो ये एकमात्र जगत ऐसा है मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक प्लस एक कोशिकी दोनों होता है। प्रोकैरियोटिक भी है और इसके जितने भी प्राणी होंगे वे सारे के सारे एक कोशिकी होते हैं। और मैंने एग्जाम्पल बताया था इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। तो बैक्टीरिया जीवाणु से आप परिचित हैं। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, उससे ही नज़र आते हैं। अगर हम एक मुट्ठी भर मिट्टी भी ले लें तो उसमें कई प्रकार के, हज़ारों प्रकार के बैक्टीरिया उस मिट्टी में हमें देखने को मिल जाएंगे। और सूक्ष्म जीवी जो भी हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बैक्टीरियास की है, यानी कि जीवाणुओं की है। इनकी खासियत ये है, ये जितनी भी हमारे प्रकृति की विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान हैं, यानी जहाँ कोई जीव रहता है उसे वास स्थान कहते हैं, हैबिटेट, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल हो गया, बर्फ़ में, गहरे समुद्र में, गर्म जल के झरनों में। तो ऐसे वासस्थान जहाँ कोई जीव वास नहीं करता है वहाँ पर भी ये आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से वहाँ पे पाए जाते हैं। इस कारण से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस अर्थ पर इनका वितरण है, बहुत ज़्यादा है। दे आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की प्रायः लगभग प्रत्येक वासस्थान में ये पाए जाते हैं। इन्हें आगे मोनेरा जगत को, यानी कि बैक्टीरिया को, 2 बैक्टीरिया में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। यहाँ आर्की बैक्टीरिया से तात्पर्य है आद्य बैक्टीरिया। आद्य का मीन्स होता है प्राचीन, प्रिमिटिव। मतलब जब हमारा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, जीवन की उत्पत्ति, कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें सारे सिद्धांत बताए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है जिस जीव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई वे आद्य बैक्टीरिया ही थे, इसलिए इनका नाम आद्य जुड़ा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया मतलब सबसे पुराने जीवधारी हैं, जीव हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो आर्की बैक्टीरिया पहला टाइप है और दूसरा यू बैक्टीरिया। यू मीन्स, कल भी बताया था मैंने, सत्य, ये वास्तविक बैक्टीरिया हैं। और आर्की बैक्टीरिया ये ओल्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, प्राचीन बैक्टीरिया हैं। और ये इनमें से भी बैक्टीरिया की खासियत होती है, इनमें 2 तरह का पोषण पाया जाता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी होते हैं। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है, बिकॉज ऑफ ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रत्येक पॉसिबल हैबिटेट हो सकती है, इस कारण से ये मोस्टली स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
और ये स्वपोषी जो होते हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन केमिकल्स से बनाते हैं, लाइक अमोनिया है, मेथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसके ऑक्सीकरण के द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन का तात्पर्य आपको पता है, ऊर्जा प्राप्त करना, तो ये रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इनकी खास बात क्या है, ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया है, मैंने बताया था, और ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लवड़ी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है उसमें, गर्म पानी के झरने या दलदल वाले स्थानों पे, प्रत्येक स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इनके वास स्थान के आधार पर आर्ची बैक्टीरिया को पुनः 3 प्रकार से बांटा जाता है। और ये आर्की बैक्टीरिया के जो पुनः 3 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है थर्मोएसिडोफिल्स, कहते हैं इनको हम, थर्मोएसिडोफिल्स, ये इनका नाम ही है, थर्मोएसिडोफिल्स, बुक में मिल जाएगा। ये थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं गर्म पानी के झरनों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है वहाँ पे ये आसानी से मिल जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। दूसरे होते हैं मेथेनोजेंस, एज अ नेम सजेस्ट, मेथेनोजेंस। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे मेथेन गैस की प्रचुरता हो, और मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है? दलदले स्थानों में, जहाँ दलदल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, मार्स गैस भी कहलाती है। तो ये मेथेनोजेंस होते हैं, मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहाँ कच्छ के खाड़ी वगैरह ज़्यादा होती हैं, यानी दलदल वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और मोस्टली ये मिलते हैं रूमिनेंट पशु है, रूमिनेंट पशु होते हैं जुगाली करने वाले, गाय भैंस, इनकी आंत में पाए जाते हैं मेथेनोजेंस। इसी कारण से इनका मल नहीं कहलाता, गोबर कहलाता है, और इनके गोबर से ही गोबर गैस बनाई जाती है, और उस गोबर गैस का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मुख्य घटक मेथेन ही होता है। तो यानी गोबर से, इसीलिए गाय और भैंस का जो गोबर होता है वो प्रयोग किया जाता है विभिन्न कार्यों में, ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। इसके बारे में भी आप 12th में चैप्टर है। तो गोबर गैस का जो उत्पादन होता है, इसके लिए इनडायरेक्टली आप इन मेथेनोजेंस को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो मेथेन गैस की उत्पत्ति करते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन द रूमिनेंट पार्ट ऑफ एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज। जो गाय और भैंस होती हैं उनकी आंत में ये पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी में लवणों की मात्रा, यानी साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साल्ट का मतलब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलते हैं, जहाँ पे अन्य पौधे बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सो दे आर नोन एज हेलोफाइल्स, या हेलोफी भी कहते हैं इनको। तो ये आद्य बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना। दूसरे टाइप के मोनेरा जो क्लासीफाई किए गए हैं वे हैं यू बैक्टीरिया। यू मीन्स बताया था मैंने, ट्रू या वास्तविक। तो यही वास्तविक बैक्टीरिया हैं जो हमारे परिवेश में बहुतायत सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमें रोग भी फैलाते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, हमारे शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, दोनों तरह हैं, लेकिन ये हमारे फ़ायदे भी हैं। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। पहले बैक्टीरिया का पूरा चैप्टर था आपके सिलेबस में, लेकिन अब NCERT सिलेबस काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, इसलिए ये अब एक टॉपिक मात्र रह गया है। तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए। रोग तो ये फैलाते हैं, दुश्मन तो हमारे हैं ही, शत्रु तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लाभ करते हैं। दूध से दही का बनना हो, शराब उद्योग हो, ईस्ट उद्योग हो, बहुत सारे ना जाने कितने उद्योग हैं जहाँ पर बिना बैक्टीरिया के शायद उत्पादन संभव नहीं है। तो यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? इनकी पहचान होती है, जो भी यू बैक्टीरिया होता है उसकी पहचान ये है कि उसमें सबसे बाहर, ये इसका फिगर यहाँ पे है आपके पास, ये फिगर आप इसका देख सकते हैं, ये यू बैक्टीरिया है। और यू बैक्टीरिया में सबसे बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। इस कारण से पहले इन्हें पादप जगत में माना जाता था, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती थी। ये देख रहे हैं आप, ये सेल वॉल है, यहाँ पे इनमें सेल वॉल की उपस्थिति थी। इस कारण से इन्हें पहले वनस्पति विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इन्हें वनस्पति नहीं माना जाता है, इनके लिए अलग जगत बना दिया गया है, मोनेरा। ये सारे डाउट्स विटेकर ने ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए इसका क्रेडिट विटेकर को जाता है कि उन्होंने इन सारे लक्षणों की पहचान करके इनको अलग एक मोनेरा जगत में रखा। साथ ही
इनमें फ्लैजला भी होते हैं। फ्लैजला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से ये गमन करते हैं, गति करते हैं। इनमें थैलकॉइड मेम्ब्रेन्स भी होती हैं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स है, मीसोसोम, ये इनकी रेस्पिरेटरी साइट्स है जो इनको श्वसन में हेल्प करती है। इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है, कुछ सेक्स पिलीज भी होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया इतने ख़तरनाक होते हैं जो वैसे नॉर्मली गर्म पानी होने पर करने पर जैसे कहा जाता है आप गर्म पानी करके पीजिए, दूध बॉयल करते हैं तो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फिर भी बैक्टीरिया का कैप्सूल, यहाँ पे ये कैप्सूल सबसे ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, यह नष्ट नहीं होता है। तो जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है वे कैप्सूलेटेड होते हैं और जिनमें नहीं होता है वे कैप्सूल विहीन होते हैं। तो जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है वे अत्यंत हानिकारक होते हैं, जो हमारे शरीर में गंभीर रोगों को फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे टीबी का रोग है या फिर हैज़ा रोग है, उसमें इन्हीं इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का योगदान होता है। अब इनके पोषण की बात करें तो ये भी दो तरह का पोषण शो करते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी भी हैं और ये परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी में पुनः ये दो प्रकार के होते हैं, या तो अपना भोजन ये क्लोरोफिल की सहायता से, सभी जानते हैं जो अपना भोजन बड़े पौधे जो काम करते हैं, या तो ये यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी, या फिर रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आद्य बैक्टीरिया केस में बताया था, ये अपना भोजन रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसका ही एक एग्जाम्पल है। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे हम नीला हरा शैवाल भी कहते हैं, पहले इन्हें शैवाल में पढ़ा जाता था क्योंकि इनमें नीला और हरा एक थाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, जिस कारण से ये नीले हरे शैवाल कहलाते हैं। तो नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो भी इसी यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और ये नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक कोष की भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, तंतुमय भी हो सकते हैं, और ये समुद्री या स्थलीय किसी भी तरह के स्थानों पर पाए जा सकते हैं। और इनकी जो कॉलोनी होती है वो जेली नुमा एक चिकने पदार्थ से ढकी होती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक है, एनाबेना है, ये वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जिससे वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्राइट और नाइट्रेट जैसे लाभदायक पदार्थ बना देते हैं। क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं वो डायरेक्टली वातावरण की नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये बैक्टीरिया उस कार्य में हेल्प करते हैं। उस वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में तोड़कर और इन आयनों को जो पौधे होते हैं आसानी से अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। परपोषी बैक्टीरिया हमारे प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे गंभीर रोग फैलाते हैं। जितने भी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे परपोषी होते हैं, चाहे वो टाइफाइड रोग का जनक हो, चाहे वो टिटनेस का हो, चाहे वो साइट्रस, कैंकर, कई भी गंभीर बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, मैंने टीबी बताया था, वो भी इन्हीं के द्वारा होती हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया के जो शेप्स होते हैं, आकार जो होता है, आकार तो इनका सभी बताया मैंने, इनको हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म होते हैं। लेकिन इनकी जो आकृति वो कई तरह की हो सकती है। ये गोल भी हो सकते हैं, ये रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, ये कॉमा शेप्ड भी हो सकते हैं, या और अन्य शेप की भी हो सकते हैं। मुख्यतः इनको जो आपके सिलेबस में 4 शेप्स के बारे में बताया गया है। तो पहला शेप जो है कोकाई, जब ये गोल होते हैं, दिख रहे हैं आपको गोल गोल, जब ये गोल होते हैं तब ये कोकाई कहलाते हैं। ये समूहों में है, सिंगुलर होता है तो फिर उसको आगे और भी क्लासीफाई करते हैं, बट दैट वाज इन योर प्रीवियस 7 नॉट इन प्रेजेंट सिलेबस। कोकाई जब ये गोल होंगे, इतना ही जानना है, यानी हिंदी में कहते हैं गोलाकार। दूसरे होते हैं बेसिलाई जब ये छड़ के आकार के होते हैं यानी रॉड शेप्ड होते हैं, देन दे आर नोन एज बेसिलाई। जब ये सर्पाकृतिक यानी सर्प की आकृति के होते हैं, देन दे आर नोन एज स्पाइरलम। बहुवचन में स्पाइरला कहते हैं, सिंगुलर में स्पाइरलम कहते हैं। ये सांप की आकृति के होते हैं। और लास्ट में दिख रहा है आपको विब्रियो मीन्स जब ये कॉमा के आकार के होते हैं तब ये विब्रियो कहलाते हैं। और जो आपको पता होगा हैजा का जो सबसे खतरनाक है, एक हैजा नाम की बीमारी थी, कॉलेरा, जो पहले हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी महामारी थी। अब तो इसके टीके विकसित कर लिए गए हैं, मतलब इससे गांव के गांव प्रभावित हो जाते थे। वो इसी कॉलेरा यानी हैजा जो रोग था, ये कॉमा शेप्ड उसका जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ही ये रोग होता था। और हैजा फैलाने वाला जो बैक्टीरिया था वो था विब्रियो कॉलेरी, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया था। अब इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। विब्रियो कॉलेरी नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया है। अभी भी कुछ व्यक्ति इससे शिकार होते हैं, लेकिन अब ट्रीटमेंट
अवेलेबल है। तो ये 4 आकृति के बैक्टीरिया होते हैं जो आपको जानने थे। इसी प्रकार से ये एक तंतुमयी शैवाल है नॉस्टॉक, जो मैं अभी साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा था। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो देख रहे हैं, मैंने बताया था इनकी जो वाह त्वचा होती है, वाह त्वचा यानी सेल वॉल, वो श्लेष्मी म्यूकस जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। और इनमें वातावरण की नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए स्पेशल अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। दे आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये स्पेशल भाग होते हैं। ये भी दिख रहा है, ये हेट्रोसिस्ट है, इसको याद रखेंगे, हेट्रोसिस्ट। दिस हेट्रोसिस्ट एनेबल्स दीज टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्राइट एवं नाइट्रेट जैसे लाभदायक पदार्थों में बदलते हैं, जिससे फिर पौधे उनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये फिलामेंटस एल्गी है नॉस्टॉक। लेकिन पता है मैंने, ये पहले नीले हरे शैवाल गिने जाते थे, इसलिए इनको शैवालों में पढ़ा जाता था। बट दे आर नाउ कम्स अंडर मोनेरा किंगडम एंड अंडर द हेडिंग यू बैक्टीरिया। तो अब ये यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो ये हमने जाने, तो ये पहला जगत हमने जान लिया कि जो मोनेरा जगत होता है वो किस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया में, किस प्रकार से यू बैक्टीरिया में बांटा गया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे जगत पर। और दूसरा जगत था जो मैंने बताया था प्रोटिस्टा, या इसको प्रोटोसिस्टा भी कहते हैं। मुख्य नाम प्रोटिस्टा ही है, प्रोटिस्टा। ये अंग्रेजी नाम है, हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इनको प्रयोग में लाएंगे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि 10th तक के सिलेबस में काफ़ी कम चैप्टर होते हैं और उसमें तीनों आपके मुख्य विषय समाहित हो जाते हैं, जो 11th में अलग हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेहद आसान विषय लगेगा आपको, बेहद आसान। केवल यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी, टर्म्स का मतलब समझ गए तो बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है, चाहे वो कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो। अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझे, आपको टर्म्स का मतलब ही पता नहीं है कि प्रोटिस्टा क्या है, या मोनेरा क्या है, या यू बैक्टीरिया का तात्पर्य क्या है, साइनोबैक्टीरिया का तात्पर्य क्या है, हेट्रोसिस्ट क्या है, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, पाचन क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको तब समस्या आएगी। लेकिन मैं सारे टॉपिक समझा रहा हूँ, और कहीं कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क एवरी टाइम। तो प्रोटिस्टा जगत दूसरा जगत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगत है। इसके बारे में मैंने बताया था, ये भी एक कोशिकीय जगत है, बट ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता, ये होता है यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का तात्पर्य मैं बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक मीन्स दे कंटेन्स डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनमें जो केंद्रक होता है वह विकसित प्रकार का केंद्रक होता है, और इसमें जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि एक कोश की शैवाल हों, चाहे वो प्रोटोजोआ हों, या एक कोश की जो कवक हैं वो भी उनको प्रोटिस्टा जगत में या प्रोटोसिस्टा जगत में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई और आगे डिवाइड किया गया है। तो आपके सिलेबस में जैसे हैं, तो पहले ये होते हैं क्राइसोफाइट, इन्हें हम डायटम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सुनहरे शैवाल ये समुद्रों में पाए जाते हैं। और इस जगत के अधिकांश प्राणी जो होते हैं समुद्री होते हैं, कुछ मीठे जल में भी मिलते हैं। मीठा जल, या उसी को बुक में आपको अलवड़ीय यानी कि बिना लवण वाला पानी यानी कि मीठा जल, फ्रेश वाटर में जो मिलते हैं, क्राइसोफाइट्स, इसके अंतर्गत डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल में ही मिलते हैं और समुद्री जल दोनों में मिलते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें सिलिका पाया जाता है, और जब ये मर जाते हैं ये प्राणी यानी डायटम्स, तो इनकी सिलिका इकट्ठी हो जाती है, करोड़ों वर्षों में जमा होकर इकट्ठा हो जाती है। उसको हम कहते हैं डाईएटमी मृदा, और इसका प्रयोग फिर पॉलिश, तेलों और सिरप इत्यादि को बनाने में किया जाता है। दूसरे होते हैं डायनोफ्लैजेलेट, ये भी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तीसरे होते हैं यूग्लिनॉइड, इसमें यूग्लिना नामक प्राणी आता है। यूग्लिना, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ये पैरामीशियम का फिगर है, ये भी प्रोटिस्टा जगत में आता है। यूग्लिनॉइड एक फिगर में इसमें है, ये रहा, इसमें दिख रहा है, ये सारे प्रोटिस्ट्स हैं। तो प्रोटिस्ट में जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये हमारा डायनोफ्लैजेलेट है जो मैंने बताया। दूसरा दिख रहा है ये यूग्लिना है, ये यूग्लिनॉइड में आता है। तीसरा जो दिख रहा है ये
पंख कवक यानी स्लाइम मोल्ड है, ये मृतप्रोसी प्रोटिस्टा होता है। और चौथा और सबसे लास्ट जो देख रहे हैं प्रोटोजोआ, ये संघ से आप फैमिलियर हैं क्योंकि इसे जंतु जगत में भी शामिल करके पढ़ लिया जाता है। और रियलिटी में ये प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित है, जंतु जगत में नहीं आता है, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, क्योंकि ये एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। तो अमीबा भी है, जो अमीबा पढ़ रखा है आपने, सबसे कॉमन जीव, वो भी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो प्रोटोजोआ संघ में पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना यूग्लिनॉइड में है, ये आपका स्लाइम मोल्ड अवपंख कवक है, और ये डायनोफ्लैजलेट्स हैं। ये सारे प्राणी मुष्ट जलीय होते हैं, चाहे वो अलवड़ीय हो या समुद्री, और लेकिन मुख्यतः अधिकांशतः ये समुद्री होते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये प्रोटोजोआ अमीबी प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, कसा भी है, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण किया गया है प्रोटोजोन्स का, वो वर्गीकरण किया गया है इनके गमनांगों के आधार पर। जैसे ये यूग्लिना है, इसमें ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये फ्लैजेला है। पैरामीशियम की बॉडी के चारों ओर जो धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं सीलिया, ये सीलिया द्वारा गमन करता है। अमीबा की बात करें, अमीबा पढ़ रखा है, अमीबा या अनियमित आकार का होता है और ये अपना गमन करता है कूट पादों द्वारा, या दे आर नोन एज स्यूडोपोडिया, कूट पादों के द्वारा गमन करता है। इस तरह से डिफरेंट इनमें चलनांग होते हैं, गमनांग होते हैं। इसी संघ का, प्रोटोजोआ संघ का एक वर्ग होता है स्पोरोजोआ। इस स्पोरोजोआ में जितने भी प्राणी होते हैं रोग फैलाने वाले होते हैं, उनमें से हमारे मतलब का एक ही है जो है मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम याद रखेंगे, मच्छर केवल एक वाहक है, मच्छर मलेरिया को फैलाता है, लेकिन मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता। मच्छर तो हमें डेली काटते हैं, डेली मलेरिया को नहीं होता। मलेरिया हमें होता है मच्छर में जब एक परजीवी होगा प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की कई, इसीलिए इसको बोलते हैं मलेरिया परजीवी। और प्लाज्मोडियम की भी कई जातियाँ होती हैं, वो जब जो ब्लड टेस्ट कराता है, फैल्सीपेरम है, ओवेल है, मलेरी है, वो आपके सिलेबस की बात नहीं है, आपको केवल जानना है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम भी वह प्रोटोजोन है। तो जिन मच्छर की लार्वा में ये होता है उन्हीं मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है, क्योंकि मलेरिया रोग को फैलाने वाला प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है। और वाहक इसका होता है मादा एनोफिलीज। जब फीमेल एनोफिलीज हमें सक करती है, हमारा ब्लड हमें काटती है, तब यह रोग हमें हो जाता है। ये जैसा कि बता रहा था मैं, ये पैरामीशियम है, इसमें जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये धागे नुमा, ये सारे के सारे सीलिया हैं। यह चप्पल की आकृति का होता है, तो ये भी एक प्रोटोजोन है। इस तरह से हमने, ये दूसरा जगत था हमारा जो था प्रोटिस्टा। अब आते हैं हम तीसरे जगत पर। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट जगत है हमारा कवक। कवक या इन्हीं को हम फंजाई भी कहते हैं, और इनका जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है, क्योंकि इनकी आकार की और वास स्थानों में बहुत विभिन्नता मिलती है। वास स्थान मतलब जहाँ पे जीव रहते हैं, और आकार की मतलब होता है मार्फोलॉजी, बाहर से देखने में। अब इसको देखना है, कल ही बताया था, प्रैक्टिकली देखने के लिए घर में रोटी को छोड़ दीजिए या फिर ब्रेड को छोड़ दीजिए, या कोई भी आपकी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है घर की बनी हुई, उस पर छोड़ दीजिए, तो उसमें देखा होगा कुछ दिनों में जाली जैसी संरचना बन जाती हैं, वे सारे के सारे कवक ही होते हैं। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद दाग देखे होंगे आपने, वो भी फंजाई ही हैं। इसी तरह से गेहूं में काली काली लाइनिंग पड़ जाती है पत्तियों में, वो पक्सीनिया के कारण है, वो कीट रोग होता है। तो फंगल जैसे कि हमारे बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, कवक भी सर्वव्यापी प्राणी हैं। दे आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने गर्मी या बारिश के मौसम में, खासकर इस मौसम में, अगर अपने खाद्य पदार्थों को आप रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो बहुत जल्दी हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। उसका कारण यही है, बैक्टीरिया और कवक इस मौसम में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ये मोस्टली परपोसी ही होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए देखने में ये हरे बिल्कुल भी नहीं होते। ये हमेशा, जैसा बताया, देखो दिख रहा है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये होते हैं परपोसी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। आगे बात करें तो कुछ कवक परजीवी होते हैं।
परजीवी परपोषी तो थे ही, परजीवी भी होते हैं। परजीवी क्या होता है? जो जीव दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर, चाहे वो भीतर रहे या अंदर रहे, और उनसे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है, ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करता रहता है, वे जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, गेहूँ पे कीट रोग लग जाता है, ठीक है, या हमारी रोटियों पे जो लग जाता है वो होता है, क्या होता है वो, कल बताया था ना मैंने, उसका नाम था राइजोपस, जो लग जाता है। अचार के ऊपर लिखा फफूंदी लग जाती है, वाइट कलर की एल्ब्यूगो होती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये परजीवी ही होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे कवक सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे इस मौसम में एक सबसे ज़्यादा कॉमन उगने वाला होता है, वो कहलाता है एगेरिकस, या ये रहा। यहाँ पे 3 तरह के कवक हैं। जो पहला है वो है हमारा म्यूकर, यह म्यूकर है, यह एस्परजिलस है, और सबसे लास्ट में एगेरिकस, ये सबसे कॉमन है। इसे कुकुरमुत्ता, कॉमन भाषा में बोल देते हैं कुकुरमुत्ता। टोडस्टूल लकड़ी के लट्ठों पे आसानी से देखने को मिल जाएगा बारिश के मौसम में, बहुत छोटे छोटे टोपीनुमा ये स्ट्रक्चर होता है। यह एगेरिकस है, बीच में देख रहे हैं ये हमारा एस्परजिलस है, और सबसे ऊपर जो है यह म्यूकर है। तो कवक हमेशा, तो इसकी संरचना में देख रहे हैं, इनकी संरचना में जालीनुमा संरचनाएं, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कवक जाल, ये मतलब एक कवक जाल बनाते हैं, माइसीलिया कवक जाल बनाते हैं। इनमें जनन जो होता है वो कायिक विधि द्वारा भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, लेकिन मुख्यतः जनन जो इनमें होता है अलैंगिक जनन द्वारा होता है, क्योंकि इनमें ये दिख रही हैं डॉट डॉट, ये बीजाणु धानियाँ होती हैं। इन्हीं बीजाणु धानियों में ये ढेर सारे स्पोर्स बनाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर यही बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवों को जन्म देते हैं। इन्हें भी आगे 4 वर्गों में, संघों में बांटा जाता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो कवक ही बेहद ही विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं, और ये टोटली परपोषी ही होते हैं। ये भी रोग फैलाते हैं। देखा होगा कि दाद रोग जो हो जाता है वह कवकों के द्वारा ही होता है। बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो जहाँ भी नम वाली जगह हमारी बॉडी में होती है, चाहे काखें हों, चाहे वो गर्दन के पास हो, या और भी कहीं जगह जो भी लगातार बंद रहती हैं हमारी भाग, वहाँ पर ये बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। नम भाग खुजली और जलन पैदा करते हैं, रेडनेस पैदा कर देते हैं, और फिर वहाँ पे दाद, खाज, खुजली उत्पन्न हो जाती है। और पौधों में तो ये रोग फैलाते ही हैं, तो बहुत सारे जंतुओं और मनुष्यों को भी ये प्रभावित करते हैं। और मनुष्य में जो रोग फैलाते हैं उनमें सबसे है रिंग वर्म, जो कि कहलाता है दाद। तो आज हमने 3 जगतों के बारे में जाना, जिनमें सबसे पहला हमारा मोनेरा था, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा था, और तीसरा हमारा है कवक। ये 3 जगतों के बारे में हमने जाना। सिलेबस जो 30% लेस किया गया है, उसमें प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के बारे में नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। तो हम केवल इन 3 जगतों के बारे में ही डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बाकी पादपों और जंतु के बारे में भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। तो उनके बारे में जो भी उनके क्रियाकलाप और एक्टिविटीज़ हैं और जो भी क्रियाएं हैं, उनको हम विस्तृत रूप में जान सकेंगे।